हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो अपना टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो क्या करती है, कुछ लॉ को फॉलो करती है। तो उन सभी लॉ को हमने वन बाय वन स्टडी किया था। क्लियर है। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। क्लियर है। और हमें पता है ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिनको हम 9th-10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। जस्ट हम उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे वो क्या होगी, बार बार जो हम आगे स्टडी करेंगे उन चैप्टर्स के अंदर यूज होगी। क्लियर है। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बट एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता जनरली। क्लियर है। ये खुद के इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो स्टडी करते हैं अपना टॉपिक पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में क्या सोचा जाता था कि जो अपना मैटर है वो क्या है, कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही एग्जिस्ट करता है। बट बाद में कुछ स्टडी हुई तो वहां से क्या पता चला कि मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है। यानी कि मेरे पास अगर ये मार्कर है तो इसके अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, वो मिलके इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रहे हैं, कंप्लीट इस मैटर को बना रहे हैं। क्लियर है। तो इससे प्रूव होता है कि जो मैटर का नेचर होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है, यानी कि उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। अब हमने स्टार्टिंग में जब मैटर का क्लासिफिकेशन किया था केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, तो मैटर कितने टाइप के थे जनरली, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। क्लियर। तो इनकी एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन हमने स्टडी कर ली थी। क्लियर। अब यहां पर इन सभी मैटर्स को, यानी कि इन केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो अपने पास मैटर है, इन सभी को देख के जनरली अपने पास 3 क्वेश्चन राइज होते हैं। क्या होते हैं वो देखना। व्हाई वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम अनदर एलिमेंट। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन राइज होता है व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। क्लियर है। और थर्ड क्वेश्चन जो राइज होता है वो क्या है कि व्हाई कंपाउंड डिफर फ्रॉम मिक्सर। तो यहां से 3 क्वेश्चन राइज होते हैं क्या, कि व्हाई वन एलिमेंट, यानी कि अपने पास कोई एक एलिमेंट हो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता। सेकंड क्वेश्चन जो राइज होता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन क्यों हो रहे हैं और कंपाउंड क्यों बना रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड मिक्सर से डिफरेंट कैसे, डिफर क्यों है, वो सेम क्यों नहीं है, यानी कि कंपाउंड क्यों बनता है, मिक्सर क्यों बनता है, दो डिफरेंट चीज क्यों बनती है जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से अराइज होते हैं। क्लियर है। तो यहां पर अगर हमें एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इन 3 क्वेश्चंस के बारे में भी हमें आंसर मिल जाएगा। और वो क्या है, वो थिंग क्या है कि अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें किसका, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि कंप्लीट नॉलेज कि वो मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, वहां पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। अगर इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें किसके ऊपर फोकस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के ऊपर। क्लियर। ये चीजें देखने में बहुत ईजी लगती है बट जब स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता था कि भाई एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सर क्या होता है। क्लियर है। तो वहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम। क्लियर है। अभी हमें इन चीजों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो हमें क्या लगती है, इजी लगती है। क्लियर। तो वहां पर स्टार्टिंग में हमने मैटर को क्लासिफाई किया, देखा कि मैटर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर की, डेफिनेशन दी, उनको सभी को क्या किया, क्लासिफाई किया मैटर को। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन राइज हुए। अगर इन 3 क्वेश्चन का आंसर पता करना है तो हमें किसके ऊपर जाना पड़ेगा, किसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के ऊपर। क्लियर है। फिर वहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर आया, उसने क्या कहा
कि जो मैटर है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले उसने बताया कि जो स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसने कहा कि जो मैटर है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? तो ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा, इसने कहा कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इंडिविजुअल पार्टिकल से। और इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एटॉमस बोलते हैं। ठीक है? और यहीं से क्या वर्ड है अपने पास, एटम। क्या है, एटम। यानी कि एटम का ही मीनिंग क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो यहां से ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्लियर है? तो एटम का मीनिंग क्या होता है, इंडिविजुअल, यानी कि जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। और वो क्या होता है, एटम। और इंडिविजुअल का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, एटॉमस। और एटॉमस को हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है? तो एटम वर्ड कहां से आया, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर है? क्लियर। अब इसके बाद अपने पास एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। क्लियर है? उसने लगभग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को सेटिस्फाई किया। क्लियर है? वो क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको स्टडी करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। उसने क्या कहा, फिर आई अपने पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी ने क्या कहा, तो सभी पॉइंट्स को मैं पहले नोट करवा रहा हूं, साथ साथ उनको डिस्कस भी कर लेंगे। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने मैटर के बारे में क्या कहा कि मैटर इज मेड बाय वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसने क्या कहा कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, मैटर के बारे में इसने क्या कहा कि यानी कि जो एटम है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, उसको हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर एटम। एटम जो होता है वो क्या होता है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। क्लियर? यानी कि एटम को हम ना तो बना सकते हैं, ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। क्लियर? तो एक थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम properties like atomic mass, size, radius, etc. क्लियर? फोर्थ पॉइंट उसने क्या कहा, एटम ऑफ different element have different property, क्लियर है? फिफ्थ इसने क्या कहा, when elements combine and form compound, then ratio of elements are very simple। यानी कि जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जो रेशियो है वो क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो मिलेगा। क्लियर है?
तो ये सभी पॉइंट्स है जो किसने कहा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा। क्लियर। अब इसके बाद लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो क्या अपना, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि इन सभी पॉइंट्स के अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, यानी किन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इस थ्योरी से जनरली, उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसकी लिमिटेशन क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये नहीं बताया कि एटम्स, जो डिफरेंट एटम है डिफरेंट एलिमेंट की, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, रीजन क्या है। उसने ये तो बता दिया कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, और जो सेम एलिमेंट है उसके जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। बट क्यों, क्यों सेम मिलेगी, क्यों डिफरेंट मिलेगी, इसका रीजन उसने नहीं बताया। तो यहां पर फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, व्हाई डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट, व्हाई डिफरेंट एलिमेंट have different properties। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सेकंड, व्हाई atoms of same element have same property, यानी कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। थर्ड लिमिटेशन, व्हाई एटम्स कंबाइन, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। फोर्थ लिमिटेशन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between two atoms in a element, यानी कि अपने पास जो दो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्लियर है। तो ये सब लिमिटेशन है किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। क्लियर है। तो यहाँ पर इसके बाद में जब लिमिटेशन आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो वहां पर क्या किया गया, उस थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। क्लियर है। और एक नई थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है। तो उसके बारे में कुछ उसके पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जिसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल देते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल देते हैं। क्लियर। पोस्टुलेट है इसका, एटम्स इज नो लॉन्गर considered to be indivisible। अब स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। बट बाद में जब स्टडी हुई तो वहां पर क्या प्रूव हुआ कि एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि एटम के अंदर और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देते हैं। यानी कि एटम्स किससे मिलकर बना हुआ है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, एटम्स ऑफ सेम
same element may have different atomic mass. जो पहले जो थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि जो एटम होते हैं यानी कि एक एलिमेंट के जो एटम है उन सभी का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, सेम। बट बाद में क्या प्रूव हुआ कि जो अपने पास एक ही एलिमेंट है उसके पास जो एटम्स है उनका एटॉमिक मास क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। कैसे? जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी हो सकता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 भी हो सकता है, यानी क्लोरीन इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ये चीज, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्लियर है? तो एक ये मॉडिफिकेशन हुआ यहाँ पर। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पर, थर्ड जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है, वो क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may have same atomic mass. अब स्टार्टिंग में जो पहले जो थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसने क्या कहा था कि जो अपने पास डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट की, उनके सभी का जो एटॉमिक मास होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट इसने क्या कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम है उनका एटॉमिक मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। कैसे? जैसे आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 होता है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास क्या होता है, 40 होता है। दोनों एलिमेंट्स क्या है, दोनों एटम क्या है, किसके एटम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। क्लियर? और इस टाइप के एटम्स को हम क्या बोल देते हैं, आइसोबार। क्या बोल देते हैं, आइसोबार। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो किया यहां पर, पहले वाली जो थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वहां पर क्या कहा गया था कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के, तो वहां पर जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, यानी कि 1:2, 2:1, 1:3। क्लियर? बट यहां पर जैसे मेरे पास एग्जांपल है, केन शुगर है C12H22O11। अब यहां पर इनका रेशियो क्या है, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 22 और ऑक्सीजन कितना है 11। यानी कि इस कंपाउंड के लिए जो सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है इन एटम्स के मास का, वो क्या हो सकता है, 12:22:11। इससे सिंपल रेशियो नहीं हो सकता। तो क्या ये सिंपल रेशियो है? क्लियर है? तो यहां पर ये सिंपल रेशियो नहीं है। क्लियर? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब दो एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो वहां पर जो कंपाउंड बनेगा उन कंपाउंड के अंदर जो रेशियो प्रेजेंट होगा वो सिंपल हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो किया गया, मॉडिफिकेशन है एटम्स इज नो लॉन्गर इनडेस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हम इस थ्योरी के अंदर क्या स्टडी किया था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि हम एटम को डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्लियर? बट बाद में जब हमने स्टडी किया तो हमने वहां पर क्या पाया कि हम एटम को क्या कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एक एटम को दूसरे एटम के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे नाइट्रोजन अपने पास, नाइट्रोजन के ऊपर जब हम अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाते हैं तो नाइट्रोजन किसके अंदर चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन के अंदर। नाइट्रोजन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ये जो एटम है ये क्या हो गया, डेस्ट्रॉय, और एक न्यू एटम फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो यहां पर जो वहां पर हमने स्टडी किया था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, वो क्या है, गलत है। हम एटम को क्या कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं और किसी एक अनदर एटम से दूसरा एटम बना सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या लॉ या प्रिंसिपल।
इसको समझते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या लॉ या प्रिंसिपल क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में अपने पास गे-लुजैक लॉ था, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। इसने क्या कहा था कि जब गैसियस एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो वहां पर जो जिस रेशियो में कंबाइन होते हैं उसका रेशियो हम किसका रेशियो लेते हैं, वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं। किसका रेशियो लेते हैं, वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं। यानी कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो बाय देयर वॉल्यूम। यानी कि वहां पर जो गैसेस कंबाइन होती है गैसेस रिएक्शन में, तो वहां पर जो उनका सिंपल रेशियो होता है वो किसका रेशियो लेते हैं, हम उनके वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एलिमेंट्स कंबाइन with each other by their simple atomic ratio, atomic number ratio। यानी कि अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ जब गैसेस कंबाइन होती है तो वहां पर जो उनका रेशियो लेते हैं हम वहां पर वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, बट जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वहां पर हम उनके एटॉमिक मास का रेशियो लेते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। अब यहां पर हमें एक रिलेशन बनाना है, किसके बीच में, गैसियस के वॉल्यूम और गैसियस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। हमें किसके बीच में एक रिलेशन बनाना है, जो हमने गैसियस रिएक्टेंट लिए हैं वहां पर उसका वॉल्यूम और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी कि अपने पास जो गैसियस का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होंगे ही, तो वहां पर हमें उसके वॉल्यूम और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेशन बना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो एक रिलेशन दिया वो किसने दिया, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया। उसने क्या कहा कि अगर अपने पास डिफरेंट गैस है बट कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन सेम है और उन सभी गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो वहां पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। क्लियर है? तो उसने क्या कहा, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है उसको, एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसने क्या कहा कि अगर अपने पास डिफरेंट गैस है बट उन सभी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है, और कंडीशन भी क्या है, सेम है, तो वहां पर उन सभी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर एवोगैड्रो लॉ के कुछ एप्लीकेशन है उनको स्टडी करते हैं। क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। यानी कि अपने पास एलिमेंट्री गैस होती है, एलिमेंट्री गैस का मतलब क्या है, जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो। अब जैसे मेरे पास O2 है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। अब जैसे मेरे पास O3 है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 3। क्लियर है? तो एक एप्लीकेशन ये होती है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास
एंड वेपर डेंसिटी, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं VDC। इसका मतलब क्या है? वेपर डेंसिटी। क्लियर? अब वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है उसको समझना। वेपर डेंसिटी अगर मुझे किसी भी गैस की निकालनी है तो वहां पर क्या होता है उसका फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे किसी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मैं उसकी डेंसिटी को किससे डिवाइड कर देता हूं? हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं। वहां पर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी? उसकी वेपर डेंसिटी होगी। क्लियर है? अब सभी को पता है तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? अगर मेरे पास दो गैस है ए और बी, क्लियर है, और मैंने इन दोनों गैस की डेंसिटी को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो यहां पर मैं इनका वॉल्यूम भी क्या लूंगा? सेम, यानी कि दो गैस का सेम वॉल्यूम लूंगा। फिर देखूंगा कि इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, क्योंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तभी मैं उन दोनों गैसेस की डेंसिटी को क्या कर सकता हूं? कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां पर भी हम इन दोनों डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? जो इनका रेशियो आएगा वही क्या होगा? वेपर डेंसिटी होगी। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मान लिया मेरे पास, अब यहां पर जो मैंने वॉल्यूम लिया है, क्लियर है, यानी कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? इसका जो वॉल्यूम लूंगा उसी वो सेम वॉल्यूम किसका लूंगा? मैं हाइड्रोजन गैस का। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ, यानी कि मास ऑफ, क्लियर है? अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, और अपॉन में मास ऑफ सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसको समझना, यहां पर जो वॉल्यूम मैंने इस गैस का लिया है उसका जो मास है, अब वो वॉल्यूम मैंने कुछ भी लिया है जो भी है, अब यहां जो वॉल्यूम मैंने यहां पर लिया है वही वॉल्यूम मैं किसका लूंगा? इस वाली गैस का, यानी हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा? मास। यहां पर भी मास अपॉन वॉल्यूम, इसका जो डेंसिटी का फॉर्मूला वो क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका भी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम तो क्या है? सेम, तो इसको मैंने क्या कर दिया? कैंसिल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, और जो वॉल्यूम मैंने गिवन गैस का लिया है वही वॉल्यूम किसका लूंगा? मैं हाइड्रोजन गैस का। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। क्लियर है? अब मान लेता हूं मैं यहां पर जो मैंने वॉल्यूम लिया है वो किसका वॉल्यूम लिया है? एन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम लिया है। किसका लिया है? एन मॉलिक्यूल्स का, यानी कि तो यहां पर मास भी क्या हो जाएगा? एन मॉलिक्यूल्स का। मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, और यहां पर भी सेम क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहां पर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? इसके एन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वहां पर मास भी किसका होगा? एन मॉलिक्यूल्स का ही होगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। तो यहां पर भी इसका भी क्या होगा? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब मान लिया मैंने यहां पर जो इसका मास लिया है वो किसका लिया है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। और सेम क्या होगा? अगर मैंने यहां पर वन मॉलिक्यूल लिया है, इस वन मॉलिक्यूल का मास लिया है, तो सेम किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? और किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैं एमएम से नोट कर देता हूं। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। गिवन गैस का मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मैंने किसका मास लिया है? एक मॉलिक्यूल का। और हमें पता है यहाँ पर तो गिवन है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? 2। क्लियर? यानी कि अब यहाँ पर वेपर डेंसिटी का जो रिलेशन आ गया, क्या आ गया? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। क्लियर है? तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में ये रिलेशन होता है।
तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर? तो मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये क्लियर हो गया। और वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये चीज क्लियर हो गया। वेपर डेंसिटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्यों बोला, क्योंकि हमने इसको किसके साथ रिलेट किया है, हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ रिलेट किया है। तो एक चीज क्लियर होगी, किसी भी वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास के बीच में क्या रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी की मोलिकुलर मास क्या होता है, डबल किसका, वेपर डेंसिटी का। ये चीज क्लियर होगी। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास, जिसको मैंने नोट कर दिया है एमएम से, मोलिकुलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। यानी किसी गैस के मोलिकुलर मास और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब अपने पास हमें पता है मोलिकुलर मास क्या होता है, वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर है? और वेपर डेंसिटी को हमें पता है क्या रिलेशन होता है, 2 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना? अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू, जो यहां पर जो मैं वॉल्यूम ले रहा हूं इस गैस का, वो कितना ले रहा हूं, मान लिया मैं 1 लीटर, कितना ले रहा हूं 1 लीटर, यानी कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस, यानी कि उस गैस का मैंने जो वॉल्यूम लिया है वो कितना लिया है 1 लीटर। तो सेम वॉल्यूम किसका लूंगा, हाइड्रोजन गैस का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस। और यहां पर जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो कंडीशन क्या होती है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है, यानी कि जब मैं उसकी डेंसिटी मेजर करूंगा तो वहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। क्लियर है? तो यहां पर मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी। क्लियर है? और हमें पता है यहां पर क्या है, हमारे पास गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? और वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो इसका वेट हम मेजर कर सकते हैं। तो जब हम 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का वेट मेजर करते हैं तो वो कितना आता है 0.089 ग्राम। क्लियर है? अपने पास यहां तक रिलेशन आ गया। क्लियर है? अब देखो आगे, जब हम यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 22.4 इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? अब ये चीज किसके बराबर होगी, मास, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 22.4, यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ये कितना हो जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वहां पर जो उसका वेट होगा उतने 22.4 लीटर वॉल्यूम का जो वेट होगा वो क्या होगा, उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गई, मोलिकुलर मास और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशन होता है। यानी किसी भी गैस का जब हम 22.4 लीटर वॉल्यूम लेंगे, किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, तो वहां पर जो उसका वेट होगा वही वेट किसके बराबर होगा, उसके मोलिकुलर मास के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।